नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है और ये देश की सही तस्वीर पेश नहीं करता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि लोग चीन के संदिग्ध ऐप के शिकार न हों। 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का समापन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की जीत के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना की सराहना की। स्पेन में FIH महिला हॉकी नेशंस कप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा और चट्टोग्राम क्रिकेट टेस्ट मैच में मेजबान बांग्लादेश ने भारत के साथ खेलते हुए पहली पारी में 150 रन बनाए। दोपहर समाचार के साथ मैं विमलेंदु पांडे। सरकार ने कहा है कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक के संकेतक वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है और ये सही स्थिति प्रदर्शित नहीं करते। लोकसभा में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि देश में 5 साल से कम उम्र के बच्चों के पोषण सूचकांक में सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक को यथावत नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि वो किसी भी देश की भूखमरी की स्थिति का सही मूल्यांकन नहीं करता। सरकार ने कहा है कि एक राष्ट्र एक मतदाता सूची के संबंध में विभिन्न प्रस्तावों और सुझावों पर विचार करने के बाद उचित कदम उठाएगी। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि केंद्र चुनाव प्रक्रिया को और अधिक जवाबदेह तथा पारदर्शी बनाने के लिए विभिन्न पक्षों के साथ विचार विमर्श के बाद इस मामले पर विचार करेगा। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रवासी भारतीयों को प्रॉक्सी वोटिंग की सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विधि और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू ने आज लोकसभा में ये जानकारी दी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन लोगों के मतदाता पहचान पत्र आधार से जुड़े नहीं हैं, उनका नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। विधि मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में ये जानकारी देते हुए कहा कि मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ना स्वैच्छिक है। निर्वाचन आयोग ने इस वर्ष अगस्त से स्वैच्छिक आधार पर मौजूदा और भावी मतदाताओं की आधार संख्या एकत्र करने का कार्यक्रम शुरू किया है। डेटाबेस के दुरुपयोग को रोकने के बारे में विधि मंत्री ने कहा कि आयोग इस संबंध में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन कर रहा है। सरकार दवा उद्योगों के कच्चे माल की आपूर्ति के लिए देश में 3 औषधि पार्क स्थापित कर रही है। लोकसभा में रसायन और उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया ने बताया कि ये पार्क आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विकसित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि कोविड महामारी के दौरान दवाओं के उत्पादन के लिए कच्चा माल आयात किया जाता था, इसलिए औषधि पार्कों की आवश्यकता थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि लोग चीन के संदिग्ध ऐप के शिकार न हों। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान इस मुद्दे पर वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले 7 महीनों में उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ अनेक बैठक की। That in the last 6-7 months, I've had personally meetings with the RBI representatives and with my secretaries in the ministry, and action from the RBI side and also from our side has been our side also inclusive of the Corporate Affairs Ministry. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौता इस महीने की 29 तारीख से शुरू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मुक्त व्यापार समझौते के संबंध में यूरोपीय संघ, कनाडा और ब्रिटेन के साथ भी विचार विमर्श चल रहा है। राज्यसभा की कार्यवाही भारत चीन सीमा और अन्य मुद्दों पर विपक्षी दलों के हंगामे के कारण बाधित हुए।
आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने चीन की घुसपैठ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस राष्ट्रीय सुरक्षा की संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा की अनुमति दी जानी चाहिए। श्री खड़गे ने कहा कि विपक्ष के नेता, सदन के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री के किसी भी समय सदन में बयान देने के सभापति के निर्देश के बावजूद उन्हें इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है। उपसभापति हरिवंश ने इसका खंडन करते हुए कहा कि उनके मन में नेता प्रतिपक्ष का पूरा सम्मान है और ये हमेशा उन्हें बोलने का मौका देते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ऑल इंडिया रेडियो की प्रस्तुति अभ्यास है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जहां हमारे एक्सपर्ट आपके भेजे सवालों के जवाब शनिवार रात 9:30 बजे देते हैं। इस बार का विषय है सोशियोलॉजी यानी कि समाजशास्त्र। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वाराणसी में माह भर तक चले काशी तमिल संगमम का आज समापन होगा। गृह मंत्री अमित शाह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भारत की दो प्राचीन संस्कृतियों काशी और तमिलनाडु के संबंधों को नई ऊर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने की 19 तारीख को काशी तमिल संगमम का उद्घाटन किया था। इस एक माह में तमिलनाडु से विभिन्न वर्गों के करीब 2500 लोगों ने काशी का दौरा किया और यहाँ की कला संस्कृति, लोक परंपराओं, रहन सहन, भाषा तथा खान पान के बारे में नजदीक से जाना। वहीं स्थानीय लोगों को भी तमिल संस्कृति को और निकट से जानने का अवसर मिला। काशी तमिल संगमम के तहत वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में रोजाना सांस्कृतिक संध्या का आयोजन हुआ, जिसमें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कलाकारों ने अपनी कला संस्कृति, संगीत और लोक नृत्यों का प्रदर्शन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए गोरखपुर से आदित्य शुक्ला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विश्व आर्थिक मंच के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि वर्ष 2030 तक देश के 14 करोड़ परिवार मध्यम आय वर्ग की श्रेणी में शामिल हो जाएंगे। ये हमारी अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का परिचायक है। आज नई दिल्ली में भारतीय वाणिज्य और उद्योग परिसंघ फिक्की के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने देश की आपूर्ति श्रृंखलाओं को बाधित करने वाले तत्वों का उल्लेख किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने देश में बुनाई उद्योग को मुक्त व्यापार समझौतों के जरिए अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराने के लिए कपड़ा विभाग की सराहना की है। नई दिल्ली में हथकरघा साड़ी प्रदर्शनी विरासत का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन को पूरा करने में भी मदद करते हैं। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण का 16वां संस्करण आज शुरू हो रहा है। ये अभ्यास सालझंडे स्थित नेपाल आर्मी बैटल स्कूल में हो रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य जंगल युद्ध और पर्वतीय क्षेत्रों में आतंकरोधी अभियान में सहयोग को बढ़ावा देना है। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 59 हो गई है। मसरख ब्लॉक से सर्वाधिक 26 लोगों की मृत्यु की खबर है। जिले के ईसापुर, अमनौर और मरहौरा इलाके में 33 लोगों की मृत्यु हुई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। कुछ लोगों के आंखों की रोशनी चली गई है। सारण के जिलाधिकारी राजेश मीणा ने बताया कि अब तक 123 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बिहार सरकार ने सारण जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की हुई मृत्यु की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इस बीच बिहार विधानसभा में आज जहरीली शराब को लेकर हंगामा हुआ। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले की सीमा पर आज सवेरे एक सैन्य कर्मी से कथित रूप से गोली चलने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई और एक घायल हो गया। ये तीनों व्यक्ति सेना के साथ कुली के रूप में काम कर रहे थे। मृतकों की पहचान राजौरी निवासी शैलेंद्र कुमार और कमल किशोर के रूप में हुई है। घटना के कारणों का अभी पता नहीं चला है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
ये आकाशवाणी है। बांग्लादेश आज अपना 52वां विजय दिवस मना रहा है। 1971 में आज ही के दिन बांग्लादेश पाकिस्तान से मुक्त हुआ था। पाकिस्तानी जनरल AKA नियाजी के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना ने भारतीय सेना और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी के सामने अपने 93,000 सैनिकों के साथ आत्मसमर्पण किया था। एक रिपोर्ट। आज बांग्लादेश के 52वें विजय दिवस के अवसर पर ढाका शहर और बांग्लादेश के अन्य स्थानों में खुशी और उत्साहपूर्ण गौरव का माहौल दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रपति अब्दुल हामिद और प्रधानमंत्री शेख हसीना ने ढाका के नेशनल परेड स्क्वायर में सशस्त्र बलों द्वारा रंगारंग परेड का निरीक्षण किया। स्कूलों, कॉलेजों, आवासीय इलाकों में लोगों ने ध्वजारोहण, राष्ट्रगान और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के साथ विजय दिवस मनाया। आज का दिन भारत बांग्लादेश संबंधों के ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षणों को याद करने का भी अवसर है। भारत ने क्रूर और दमनकारी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बांग्लादेश की मुक्ति के लिए सैन्य, मानवीय और नैतिक समर्थन देकर बांग्लादेश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सेना को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि सैन्य कर्मियों का अद्वितीय साहस और बलिदान प्रत्येक भारतीय को प्रेरित करता रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विजय दिवस के अवसर पर आज सुबह नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक में पुष्पांजलि अर्पित की। भारतीय सेना का आभार व्यक्त करते हुए श्री राजनाथ सिंह ने एक संदेश में कहा कि राष्ट्र आज भारतीय सेना के अनुकरणीय साहस, वीरता और बलिदान को नमन कर रहा है। दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने हाल के साइबर हमले के बाद सभी डेटा को पुनः हासिल कर लिया है और उसे नए सर्वर में पुनर्स्थापित कर दिया गया है। लोकसभा में ये जानकारी देते हुए स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा कि एम्स के 5 सर्वर इस हमले में प्रभावित हुए थे। उन्होंने कहा कि हैकर्स द्वारा फिरौती की मांग नहीं की गई थी। हालांकि सर्वर में एक संदेश पाया गया था जिसमें कहा गया था कि ये एक साइबर हमला था। सुश्री पवार ने कहा कि अस्पताल के अधिकांश कार्यों को 2 सप्ताह के बाद बहाल कर दिया गया। भारत ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ये प्रक्षेपास्त्र 5000 किलोमीटर तक लक्ष्य को सटीक भेदने में सक्षम है। अग्नि मिसाइल श्रृंखला में ये नवीनतम परीक्षण कल ओडिशा के समुद्र में APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया। रक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने बताया है कि इस दौरान प्रक्षेपास्त्र में प्रयुक्त नई प्रौद्योगिकी और उपकरणों के कौशल की पुष्टि की गई। वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद 11.8% कम हुआ है। ये इस वर्ष का सबसे खराब प्रदर्शन है। श्रीलंका पिछले 2 वर्षों से बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। चट्टोग्राम में बांग्लादेश के साथ पहले क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 163 रन बना लिए थे। इससे पहले बांग्लादेश की पूरी टीम 150 रन बनाकर आउट हो गई। भारत ने पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों की बदौलत 404 रन बनाए थे। स्पेन में महिला नेशंस कप हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला आयरलैंड से होगा। कल पूल बी के अंतिम मैच में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 2-0 से हराकर ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान स्पेन का मुकाबला जापान से होगा। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा, वैश्विक भूखमरी सूचकांक वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है और ये देश की सही तस्वीर पेश नहीं करता। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित करने के प्रयास कर रही है कि लोग चीन के संदिग्ध ऐप के शिकार न हों। 1 माह तक चलने वाले काशी तमिल संगमम का समापन आज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन समारोह को संबोधित करेंगे। राष्ट्र 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में भारत की जीत के उपलक्ष्य में आज विजय दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सेना की प्रशंसा की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।